मैनहोल चैप्टर 1 इंसिडेंट। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है, उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है। उस आदमी का फेस थोड़ा अजीब था, जैसे कि उसके अंदर कुछ हो। और तभी हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम था अमामिया योइची। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। तभी वो उस इन्फेक्टेड आदमी से टकरा जाता है। उस आदमी का चेहरा देख के घबरा जाता है, उसका चेहरा काफी भयानक था। तभी वो इन्फेक्टेड आदमी योइची के ऊपर उल्टी कर देता है। तभी वो घबरा जाता है और उसे धक्का दे देता है। गिरते ही उस आदमी का चेहरा फट जाता है, उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। देर बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं जो उस घटना की जांच करते हैं। में से एक सीनियर डिटेक्टिव होता है जिसका नाम ताकेमोतो सुइची था। दूसरे वाले का नाम मिजुगुची केन था। किमोतो कहता है, ए केन, ये क्या बकवास है, इसने सुसाइड किया है? केन कहता है, नहीं, मेरे ख्याल से ये आदमी थोड़ा घबराया हुआ था, शायद ये बीमार चल रहा था। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक मेन होल दिखाया जाता है। मेन होल को देख के डिटेक्टिव कहता है, तो अच्छा, तो ये बंदा यहाँ से ऊपर चढ़ के आया था। केन कहता है, तुम पैरों के निशान बिल्कुल साफ देख सकते हो, पर वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़की वहाँ आती है, वो भी एक डिटेक्टिव होती है जिसका नाम था ओए नाओ। तभी वो केन से कहती है, क्या हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकते हैं? हाँ ठीक है, तुम लेके जा सकती हो, तुम्हें जो भी सबूत मिले वो सबसे पहले मेरे पास लेके आना। इनोए, ये बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करो। ये बात सुनकर इनोए काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, जैसा आप कहें सर। तभी केन के पास एक पुलिस वाला आता है, उसे सारी बातें बताता है कि कैसे इस आदमी ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर केन को एक मोबाइल देता है, कहता है कि ये उसी आदमी का मोबाइल है जो इस आदमी से टकरा गया था। वो पुलिस ऑफिसर कहता है, शायद जिस आदमी का ये फोन था वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था। सुनने के बाद केन उसकी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है। तभी युइची की गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। लड़की का नाम होता है सेकिगुची मीका। तभी मीका पुलिस वालों से झूठ बोल देती है, नहीं, मुझे उस आदमी के बारे कुछ नहीं पता। तभी थोड़ी देर बाद युइची आकर बाहर निकलता है। मीका उसे कहती है, तुम्हारे लिए पुलिस वालों का कॉल आया था। मीका युइची से पूछती है, क्या तुमने कोई बुरा काम किया है? युइची उसे सारे हादसे के बारे में बता देता है कि कैसे उस आदमी ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। सुनने के बाद मीका की फेस को चाटने लगती है। वो कहती है, यहाँ पर भी थोड़ा ब्लड है। अभी वो देखती है कि उसके चेहरे पे अभी एक पिंपल है। ध्यान रखना, ये पिंपल ही आगे एक खेल दिखाएगा। तभी मीका युइची को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। इससे युइची का मूड बनने लगता है। फिर वो मीका को पेल देता है। उसके बाद सीन बदलता है, लैब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे होते हैं। डॉक्टर उसका सर काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के आंख के ऊपर जाती है कि हिल रही होती है। ये देख के डॉक्टर घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कहता है, इसकी आंखें देखो, ये हिल रही हैं। अभी दूसरा डॉक्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लगता है कोई चीज घूम रही है। और तभी वो उसकी आंख में एक औजार डालता है। तभी वो डॉक्टर उसे पकड़ कर उसकी आंख से एक चीज निकालता है जो दिखने में एक केचुई की तरह लग रही थी। चैप्टर 2 ओरिकावा योशितो। पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी रिपोर्ट आ चुकी होती है। उस बंदे की आइडेंटिफाइड भी कर लिया गया है कि वो कहां से आया है। उस वायरस से इन्फेक्टेड आदमी का नाम होता है होरिकावा योशितो, जिसकी उम्र 32 साल होती है। वो पुलिस वाला उसे सारा एड्रेस और उसकी सारी जानकारी बता देता है। उसके बाद केन और नाहो निकल पड़ते हैं उस आदमी के घर की ओर। रास्ते में इनोए केन से कहती है, काफी अजीब घटना है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कि आपको ऐसा नहीं लगता? केन कहता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम इतना मत सोचो। एक आदमी पागल हो गया और किसी ने धक्का दे दिया, सर पे चोट लगी और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इससे अलावा और कुछ नहीं। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें युइची का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर युइची अपना चेहरा मिरर में देख रहा होता है। कहता है कि मेरा पिंपल अब पहले से बड़ा हो चुका है। अभी युइची उस पिंपल के ऊपर अपना एक बैंडेज लगा लेता है। के बाद वो तैयार होकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाता है। युइची अपने मन में सोच रहा था, ये तो कमाल की बात है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। दूसरी तरफ इनोया और केन उस विक्टिम की घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात मरे हुए आदमी की माँ से होती है। केन उसे बताता है कि आपका बेटा मर चुका है। इसकी माँ कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो बुढ़िया अपना हाथ दिखाती है और कहती है, ये देखो, निशान तुम्हें दिख रहा है? निशान इसलिए है क्योंकि उसने मेरे हाथ पर सिगरेट जलाई थी। दूसरा निशान दिख रहा है, इससे उसने मुझे बेल्ट से मारा था। केन कहता है, तो ये सब आपके बेटे ने किया है? उसकी माँ कहती है, हाँ, ये उसी ने ही किया है। असल में उसे जुए की लत लग गई थी, वो हमसे लड़ने लगा, उसने हमारे सारे पैसे ले लिए। मैं तो चाहती थी कि मैं खुद अपने हाथों से उसे मार दूं। एक हफ्ते पहले मैंने योशितो को एक इंस्टीट्यूट में भेज दिया था, क्या तुम हमें उसकी लोकेशन बता सकती हो? वो बुढ़िया कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे एक अनजान व्यक्ति ने योशितो को एक अजीब सी जगह के ऊपर लाने को कहा था। फिर केन कहता है, तो वो अजीब सी जगह का एड्रेस दे दो।
वो बुढ़िया कैन को उस जगह का एड्रेस दे देती है। रास्ते में कैन नोया से कहता है कि ये किसी तरह के पैरासाइट का काम है। मुझे पता वो आदमी पागल हो गया था, अक्सर ऐसा काम पैरासाइट की वजह से ही होता है। तो ये मामला मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। दूसरी तरफ यूइची पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होता है। वो कहता है कि यार मैं पहली बार आ रहा हूँ। चैप्टर 3 ममिया यूइची। और उसके बाद केन और इनोए उसकी माँ से मिलने के बाद पुलिस स्टेशन पे आते हैं। उन्हें देखकर एक ऑफिसर कहती है बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं, कल रात का एक खास गवाह अभी आया है, प्लीज आप उससे जाकर पूछताछ करें। केन घूम के कहता है ठीक है इनोए, तुम इसका ध्यान रखोगी। सुन के इनोए चौंक जाती है। केन उससे कहता है वहाँ तो मेरे कुछ काम नहीं आई, उससे कम तुम मेरे लिए एक चार्ट शीट तो तैयार कर सकती हो। इनोए कहती है हाँ कर देती हूँ। फिर केन डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर केन को बताता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हैं और हाँ इनसे मिलो, ये है हेल्थ विभाग से। फिर हम दूसरी तरफ एरोगेशन रूम दिखाया जाता है। इनोए यूची से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाती है। इनोए कहते चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम क्या काम करते हो। वो भी यूची अपना नाम बताता है ममिया यूची और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। इनोए उससे कहती है चलो मुझे कल वाले आदमी के बारे में कुछ बताओ। हाँ मुझे उतना ही बताना जितना तुमको याद हो। यूची बताता है सबसे पहले मैंने एक आदमी को देखा जो कि नंगा था। यकीन है कि वो कुछ कहना चाहता था। उसने एक शब्द कहा था मामा, मुझे पूरा यकीन है वो यही बात कह रहा था। उसके बाद मेरा सेल फोन कहीं गिर गया। नोए कहती है हाँ मुझे पता है, सब खत्म होने के बाद हम आपको वापस लौटा देंगे। नोए उससे पूछती है कि अब कुछ और है बताने को। यूइची काफी सोचने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उसका वायरस काफी और ज्यादा बढ़ चुका है, की वजह से यूइची सब कुछ बोलने लगता है। यूइची नोए से कहता है हम अभी किस बारे में बात कर रहे थे, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, कहाँ हूँ और तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ लाई हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा सर दुख रहा है। नोए उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। यूइची बाहर आकर कहता है आखिर ये क्या था, यहाँ किस लिए आया था। तभी वो यूइची का वायरस काफी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत भी उसी आदमी की तरह बनती जा रही होती है। वो केचुए जैसी चीज उसके पूरे सर में चल रही थी और चलते चलते तभी अचानक से यूइची की खोपड़ी वहीं फट जाती है। वो वहीं पर मर जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अगर चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना। ऐसे ही मांगा की वीडियो लाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है जिसके अंदर वेगाबोन की सीरीज भी चालू कर दी थी। अगर आप मास्टरपीस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। चैप्टर 4 इन्फेक्शन। तभी डॉक्टर केन को वो वायरस दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि सभी कीड़े मैंने उसके आंखों से निकाला है। तभी केन उससे पूछता है क्या ये फलेरिया की बीमारी है। तभी डॉक्टर कहता है कि जापान में फलेरिया एक ऐसी बीमारी के रूप में जाती है जो कि एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। हालांकि ये देख के हैरान हूँ कि मैंने पहली बार किसी इंसान के अंदर एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि देखा है। और तभी डॉक्टर उस वायरस के बारे में बताता है। इधर देखो इस डायग्राम की ओर। एरिया कॉर्नर से रेटिना तक चला गया। चलते चलते इसने एक सुरंग बना ली, फिर इसने दिमाग का वो हिस्सा खा लिया से हम वेल्टन थर्मस कहते हैं। केन कहता है ये वेल्टन थर्मस क्या है। भी डॉक्टर उससे कहता है एक ऐसा हिस्सा होता है यहाँ पर इंसान बुनियादी इच्छाओं को नियंत्रण करता है। ये कीड़ा उस चीज को खा रहा है। केन कहता है डॉक्टर इससे क्या होता है। डॉक्टर कहता है कि बॉडी के अंदर हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम भी बेकार हो जाएगा, फिर उसके बाद तुमको सोना खाना पीना सब कुछ भूल जाओगे। मेरे कहने का मतलब कि ये सब चीजें उससे छीन ली गई हैं। कहता है वो अच्छा ऐसा पैरासाइट जो चुरा लेती हैं इच्छाएं। तुम्हें पता है जहाँ तक ये बात है फलेरिया जो होता है आँख के अंदर अपना घोंसला बनाता है। इस चीज के बारे में ठीक से पता नहीं कि क्या चीज है जो ऐसा करती है, इस टाइप की बीमारी की कोई वजह बने। मेरे ख्याल से ये मानना है कि जो बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है उसके ब्लड के अंदर वो इन्फेक्शन घुस जाता है जिसके कारण वो ऐसा बन जाता है। बीमारी आगे फैलने का कारण तो मच्छर के द्वारा हो सकता है कि वो खून चूस लेते हैं, इसी जगहों पे इंजेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है क्योंकि ये छोटे कीड़े खून के साथ शरीर में चले जाते हैं। बीतोसी आके केन से कहता है फलेरिया के लक्षण सिर्फ मच्छरों के अंदर ही हैं, इतनी सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। इस मौसम के अंदर मच्छर और मक्खियां नालियों के अंदर होंगे या फिर माइनहोल के बॉटम में। दूसरा आदमी कहता है कि इन्फेक्टेड बंदे का हम जब तक ब्लड नहीं छूते तब तक कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ इनोए आती है, चिल्लाते हुए कहती है कैंसर मदद कीजिए, जो आदमी आया था वो वहाँ से भाग गया है। तभी सीन चेंज होता है और तभी हमें मिका दिखाई जाती है, वो भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। भी हमें एक मच्छर की झलक दिखाई जाती है और दूसरी तरफ यूइची की लाश की ओर जाते हैं। देखते हैं कि यूइची की पूरी खोपड़ी फटी हुई है। देख के केन कहता है अब तो ये केस इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चैप्टर 5 होल।
सभी पुलिस अफसर एक कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उनको दिखाया जाता है कि वही फलेरिया कीड़ा उसके शरीर से निकाला गया था। सभी उसको देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पुलिस अफसर बोलता है, इस फोटो के ऊपर नजर डालो, ये होरिकावा योशितो की सर की फोटो है। कि सर के ऊपर देखो ध्यान से, काफी सारे छेद हैं और पूरा डार्क हुआ पड़ा है। उसके बाद वहाँ चीफ आकर कहता है, अब मैंने सब कुछ देखते हुए मैंने ये सोचा है कि से आप स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करेंगे। तभी वहाँ वही दो बंदे आ जाते हैं और अपना इंट्रोड्यूस देते हैं। वो कहते हैं कि हमने फलेरिया से बचने के लिए ये मेडिसिन बनाई है जिसे एवरीडे खाना होगा। वो सभी लोगों की ब्लड जांच भी करेंगे जो भी आदमी इस केस के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद चीफ और इनोया को कहता है कि इसके ऊपर खास काम करो तुम दोनों। सीन चेंज होता है। इनोया और केन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां का पता होरिकावा की मां ने दिया था। वो दोनों आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछते हैं पर उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। अभी इनोया की नजर एक मैन होल के ऊपर पड़ती है। वो केन से कहती है, ये देखो ये काफी अजीब है। केन उससे पूछता है, इसमें क्या अजीब है? इनोया उससे कहती है, इधर देखो, होल के ढक्कन के छेदों को किसी ने भर दिया है। केन कहता है, हाँ लग तो वैसा ही रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इनोया उससे कहती है, देखो ध्यान से, बारिश के पानी का मैन होल है। ये छेद इसलिए होते हैं ताकि अंदर की हवा को बाहर निकाल दें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हवा का प्रेशर इसे उड़ा देगा। तो फिर इन छेदों को किसी ने जानबूझ के बंद किया है। क्या ये आपको अजीब नहीं लग रहा? ये सुनने के बाद कैन उस लड़की की तारीफ कर देता है। वो तारीफ सुन के खुश भी हो जाती है। तभी कैन एक लोहे की रोड को लेके आता है ताकि उस मैन होल के ढक्कन को खोल सके। कैन इनोय से कहता है, क्या होगा अगर वो इंस्टीट्यूशन जो होरिकावा की माँ कह रही थी यहीं पर हो? तो हो सकता है उस आदमी को यहीं पर बुलाया हो ताकि वो किसी और जगह पर ले जाएं। उसके बाद कैन उस रोड की मदद से मैनहोल का ढक्कन खोल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस मैनहोल के अंदर एक अजीब सा आदमी होता है कि उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है। चैप्टर 6 इंस्टीट्यूट। कैन मैनहोल को देखकर कहता है, इसमें तो पूरा अंधेरा है। एक मिनट रुको, मैं गाड़ी से फ्लैशलाइट लेके आता हूँ। और हाँ इनोय, ये बग स्प्रे लगा लो। उसके बाद कैन अपना कुछ सामान लेके आता है। कैन इनोय से कहता है, तुम ये सब लेकर उस मेन होल के अंदर जाओ। तभी इनोय वहाँ जाने से मना कर देती है। अभी कैन कहता है, लगता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। तभी वो अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाल के कहता है, अब जाओ, मैं तुम्हें ये दूंगा। उसके बाद जैसे तैसे इनोय उस मेन हॉल के अंदर चली जाती है। इनोय वो जगह देखकर कहती है, ये तो एकदम पागलपन से भरी हुई है। इनोय कैन को बताती है कि यहाँ पर काफी बैटरीज हैं। बीच में एक काली कुर्सी पड़ी हुई है। वहाँ पर कुछ एक टेबल जैसी चीज भी है और यहाँ पर मुश्क भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुछ औजार भी पड़े हैं अजीबो गरीब। कैन कहता है, तो यही है वो इंस्टीट्यूट। तभी इनोय को वहाँ से एक बुक मिलती है, शायद एक फोटो एल्बम थी। वो देख ही रहती है। तभी उसके पीछे वो वायरस से इन्फेक्टेड बंदा आ जाता है। कैन उसे कहता है, उस किताब को लेकर ऊपर आ जाओ। पीछे खड़ा वो आदमी नोय के हाथ में जो बुक थी उसके ऊपर नाम पढ़ लेता है, साकी मिजुका। उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। इस बंदे के बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ होरिकावा के पिता टिफ्ताफ्टी को उस फोटोग्राफर के बारे में बता देते हैं। उसके बिजनेस कार्ड के ऊपर फोटोग्राफर लिखा था। कार्ड के ऊपर वही नाम लिखा होता है कि उस फोटो एल्बम के ऊपर भी लिखा हुआ था। वो लगभग 60 साल का था। जरूर शायद उसके ब्रांड का नाम होगा। उसने महंगा सूट पहना हुआ था। ये बात 1 महीने पुरानी है, लगभग नवंबर के महीने में। डिटेक्टिव ताकी मन में सोचते हैं, जिनो मसाकी फोटोग्राफर था। चैप्टर 7 द फोटोग्राफर। के बाद इनोय उस मैन होल से बाहर आ जाती है। इनोय कहती है, मैं मरना चाहती हूँ। कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। इनोय देखती है कि कैन के पीछे कुछ बंदे खड़े हैं। के बारे में कैन से पूछती है, ये लोग कौन हैं? कैन उन्हें बताता है कि इन लोगों को मैंने बुलाया है। ये सिटी की वाटर यूटिलिटी से हैं जो हमारी मदद करने आए हैं। ये सुनकर इनोय कैन को गुस्से में कहती है, अपने इन लोगों को पहले क्यों नहीं बुलाया? कैन कहता है कि तो अच्छा ये है वो फोटो एल्बम जो तुम्हें मिली थी। इनोय कहती है, हाँ लेकिन आपको मैं नहीं दिखाऊंगी। कैन कहता है कि तुम 3 साल की छोटी बच्ची हो। दूसरी तरफ होरिकावा के पिता डिटेक्टिव ताकी को बताते हैं, वो आदमी अपने आप को फोटोग्राफर कह रहा था पर वो दिखावा कर रहा था। वो इसका असली काम नहीं था। ताकि उनसे पूछता है कि ऐसा क्यों? फिर होरिकावा के पिता उसके बारे में बताते हैं। उस आदमी ने कहा था कि वह दुनिया भर के दृश्य को अपने कैमरे में कैद करता है, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बस एक शौक था। वो आदमी बहुत अमीर था। उस आदमी ने मेरे से पूछा कि मैंने 1 फ्लोर ओवर द कुछ नेक्स्ट मूवी देखी है। मैंने उससे कहा, हाँ मैंने एक बार देखी है, काफी वक्त पहले। ये सारी बातें डिटेक्टिव ताकी लिख रहे होते हैं। होरिकावा के पिता कहते हैं, वो आदमी काफी अमीर था। मैं सोच रहा था कि वो मुझसे एक दिहाड़ी वाले आदमी से आखिर ऐसा क्या चाहता है।
लेकिन उसने मुझे एक बात बोली कि दोपहर का खाना अपनी तरफ से ट्रीट दे रहा था तो मैंने हाँ कर दी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है, होरिगावा के पिता मसाकी मिजुमो की फोटोग्राफर से मुलाकात हुई थी। फिर होरिगावा के पिता कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो आदमी उससे कहता है कि मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, मैं इस दुनिया से बेकार से लोगों को हटाना चाहता हूँ। होरिगावा के पिता कहते हैं किस तरह के लोग। वो आदमी कहता है इन दिनों काफी मर्डर केस मिल रहे हैं, इस बारे में ध्यान से सोचो। इस शहर में काफी सारे बीट्स लोग आ चुके हैं, कई तरह के अपराधी भी इनके साथ हैं। इसके कहने का मतलब कि नशेड़ी और जुआरी होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप नहीं मरेंगे, इसलिए हमें उन्हें बर्थ स्टैंडर्ड के अंदर जमा करना होगा। समाज के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक दिन सभी बीट्स को पकड़ लिया जाएगा, उन पर ऑपरेशन किया जाएगा अनबैकग्राउंड इंस्टीट्यूट के अंदर। तुम इससे सहमत हो? तुम ही बताओ उन जैसे लोगों के साथ समाज को कैसा बर्ताव करना चाहिए। का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन अब मैंने वो ढूंढ लिया है। कहते ही वो आदमी अपनी जेब से फिलेरिया वायरस को निकालता है। फिर वो कहता है ये एकमात्र वो चीज है जिससे हम इन बीट्स का फाया कर सकते हैं। दूसरी तरफ कैन के सारे आदमी उस अंडरग्राउंड इंस्टीट्यूट से सारा सामान निकाल लेते हैं। अभी इनोए उस एल्बम को चेक कर रही होती है, उसे देखकर हैरान हो जाती है। चैप्टर 8 वन-आइड ट्राइब। अभी हम देखते हैं कि कैन उस फोटो एल्बम को पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि 1914 एची पेरी फ्रैक्चर हुआ फोटोग्राफर ने न्यूज़पेपर कंपनी द्वारा फोटो कॉन्टेस्ट को 2 बार जीता। कैन उसे पढ़कर कहता है जैसा कि मुझे याद है होरिगावा की बूढ़ी माँ ने किसी फोटोग्राफर के बारे में ही बताया था। सुनकर इनोए कहती है क्या ये वही फोटोग्राफर है जिसने उन्हें उस इंस्टीट्यूट से मिलवाया। दूसरी तरफ वो अभी भी दोनों बुढ़े आपस में बात कर रहे होते हैं। वो चश्मे वाला आदमी अभी भी उसको बता रहा होता है कि ये फिलेरिया कैसे काम करता है। हालांकि इस क्षमता को अभी उदाहरण के लिए लागू नहीं किया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि मसाकी ने कहा था वैसे यूइची की गर्लफ्रेंड के साथ भी हो रहा था, पर कई सारे मच्छर आके बैठे हुए थे, उसका खून पी रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि मच्छरों के बारे में, मच्छर केवल काटता ही नहीं है, वो खून को चूसता है और दूसरों के अंदर इंजेक्ट भी कर सकता है। जिस तरह इंसान विजिबल लाइट के द्वारा देख सकता है, उसी तरह मच्छर ये सब चीजें देख सकते हैं। भी हमें दिखाया जाता है कि एक औरत एक मच्छर को मार देती है। सीन हमें इसलिए दिखाया जाता है, पहले मच्छरों ने मीका के शरीर से खून चूसा। तुमको तो पता ही है मीका फिलेरिया से इन्फेक्टेड है। अब ये वायरस उन मच्छरों के अंदर भी आ चुका है। तो ये भी पता है फिलेरिया वायरस खून को छूने से ही फैलता है। कोई शख्स मच्छरों को मारेगा, उनके हाथ पर भी वो खून लगेगा, इसके कारण वो वायरस उनकी बॉडी में चला जाएगा। चैप्टर 9 क्राइम ऑफ क्रोन साइंस। होरिगावा के पिता मसाकी से कहते हैं कि मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मुझे अभी जो भी कुछ बताया क्या इसमें कोई खतरा है? चश्मे वाला आदमी कहता है मौत की संभावना 0% है, या कभी भी नौजवान की जान नहीं लेगा। ये कहते ही मसाकी अपना चश्मा उतार देता है। देखते हैं कि उसकी एक आंख नहीं होती, फिलेरिया का साइड इफेक्ट है। देखकर होरिगावा के पिता हैरान हो जाते हैं। साकी मिजुमो कहता है बिल्कुल इस चीज से हम अपनी एक आंख खो देते हैं। हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, पास मेडिकल लाइसेंस तो नहीं है, इसलिए मेरे काम की जांच तो करी जाएगी। हालांकि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, छुपके भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ये दुनिया मुझे ये काम करने नहीं देगी। चेंज होता है और हमें कैन और इनोया दिखाए जाते हैं। इनोए से कहता है मुझे माफ करना, मैंने वो सब काम तुमको करने को कहा। इनोए कहती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फोटोग्राफर सच में यही चाहता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा कि उसने इस तरह के सबूत वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि वो चाहता कि हम उसे पकड़ें। को ऐसा नहीं लगता कैन? उससे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, पकड़े जाने की कोशिश कर रहा है। एक जल्दी लिया गया अंदाजा है, लेकिन ये शायद उसकी कोई चाल भी हो सकती है। फिलेरिया जो हमें मिला था इससे दुनिया को बचाने में और मदद होगी। ख्याल से वो फोटोग्राफर यही सोच रहा होगा। तुम्हें वो क्रोबार याद है जो कि मुड़ा हुआ था? वो चाहता था कि हम उसे मैन होल को खोलें। ख्याल से इस मिजुनो को शायद इस आदमी को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसने बहुत सारे सबूत छोड़े हैं जो बात परेशान करने वाली लगती है, जो कि है दूसरा और तीसरा नकलची अपराधी जो उसके साथ काम करते हैं। इस सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन होल का वही आदमी दिखाया जाता है। ये वही आदमी था जो उस कुर्सी के ऊपर बांधा हुआ था, कि फिलेरिया से इन्फेक्टेड था। चलते हुए कहीं जा रहा था, उसकी नजर मैनहोल के ढक्कन के ऊपर पड़ती है, तो उसे देखकर वहां से बाहर आ जाता है। इसी के साथ ये मांगा का वॉल्यूम 1 यहीं खत्म होता है। तो पूरे शहर में मच्छरबारी होगी लगता है। आगे की स्टोरी काफी पेचीदा है, शायद तुमसे देखी भी ना जाए। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। ऐसे ही मांगा की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट मांगा के अंदर, तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।